एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 चैप्टर्स का वन शॉर्ट वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने पूरे ही चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर किया है और वो भी एक अच्छे खासे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है ये क्या होती है, बेसिकली जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं। किसी भी कमोडिटी की जब डिमांड चेंज होती है तो इससे पहले तक हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में, जब हम देखते हैं कि किसी की कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है यानी कि इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो हमने सिर्फ डायरेक्शन की बात की थी, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तब डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी और जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तब डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। सिर्फ हमने इतनी ही बात करी थी, ठीक है। एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन की बात हुई थी, पर यहाँ पर कहीं भी डिग्री की बात नहीं हुई थी कि कितना चेंज आएगा। ये तो हमें पता है कि चेंज आएगा यानी कि इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, पर कितना इंक्रीज़ होगा डिमांड, कितना डिक्रीज़ होगा डिमांड, ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था। तो जब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी बेसिकली हमको क्या बताती है, इट टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ चेंज, ठीक है। डिग्री बताती है, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, और वो भी किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस की वजह से। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में, ये बताता है हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये फ़र्क है किसमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और सिंपल जो हम अभी तक चेंजेस पढ़े थे उसमें। अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ऑब्वियसली इसको कुछ मेजर भी करने का तरीका होगा, तभी तो हम इससे मेजर कर सकते हैं। ये क्या है, एक मेजरमेंट है, पर किसका मेजरमेंट, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड का। तो इसको मेजर करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, ED इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ये होता है फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जहाँ पर ED क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम ED से मतलब सिग्निफाई करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। डेल्टा Q क्या है आपका, चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P इज़ योर चेंज इन प्राइस, P इज़ योर इनिशियल प्राइस और Q इज़ योर इनिशियल क्वांटिटी, और साथ में आपको ये नेगेटिव साइन भी लगाना है कैलकुलेट करते वक्त। तो ये आपका फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लो यहाँ पे है ये प्राइस, ये है क्वांटिटी। कोई भी एक कमोडिटी है जिसका प्राइस पहले 4 रुपये था, तो उसकी 1 यूनिट डिमांड में थी। जैसे ही उसका प्राइस कम हुआ, 2 रुपये हो गया, 4 से 2 रुपये हो गया, तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड 1 से 2 हो गई, ठीक है, 1 से 4 मान लेते हैं, 4 हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इतना सा डेटा गिवन है, इसको देख करके आपको कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे करेंगे, हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पर हमको ये 4 चीज़ें चाहिए। अब जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जो इनिशियल चीज़ें होती हैं ना, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी, उसको हम P और Q से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया इनिशियल प्राइस और ये हो गई हमारी इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। और जो चेंज हुआ है दोनों में, चाहे वो बड़ा हो या डिक्रीज़ हुआ हो, वो हो जाएगा हमारा P1 और ये हो जाएगा हमारा Q1, राइट। और जब हम चेंज कैलकुलेट करते हैं, हमेशा याद रखना है, जब हम ये चेंज डेल्टा Q, डेल्टा P या कुछ भी डेल्टा मेजर करते हैं, तब हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यानी कि न्यू माइनस इनिशियल। कभी भी पहले वाले में से बाद वाले को माइनस नहीं करना है। ऐसा नहीं है यहाँ पे आपने देखा कि ये बाद वाला तो छोटा है तो 2 - 4 ना करके 4 - 2 कर दो, नहीं, ये नहीं करना है। हमेशा न्यू में से इनिशियल वाला माइनस करना होता है। तो जब हम यहाँ पे देखो डेल्टा Q कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3, और जब हम यहाँ पे डेल्टा P कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 - 4 यानी कि आपका माइनस का 2, और बाकी P और Q चाहिए, तो P और Q तो ये हमारे पास है, ये P ये रहा, Q ये रहा। अब हम यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। ED इज इक्वल्स टू माइनस, वैल्यूज़ पुट करनी है, डेल्टा Q यानी कि 3 अपॉन माइनस का 2 इंटू P अपॉन Q यानी कि 4 अपॉन 1, ठीक है, ये हो गया। इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स, कितना आया आपका, ये माइनस और माइनस भी देखो कैंसिल हो जाएगा, है ना। कितना आया, 3 × 2 = 3 × 2 बचा, सिर्फ नीचे से 1 बचा यानी कि 6।
तो ईडी की वैल्यू 6 आई है। अब ये जो ईडी की वैल्यू 6 आई है, इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? हमने अभी बोला कि ये क्या है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी ईडी की वो क्या बताएगी कि डिमांड में कितना डिग्री चेंज हुआ है। तो इस 6 से हमको कैसे पता चलेगा? इस 6 का मतलब ये है कि अगर इस कमोडिटी, ये भी जो कमोडिटी का हमको डेटा हुआ है, मान लो किसी भी कमोडिटी का, जैसे कि मान लो आइसक्रीम का डेटा दिया हुआ था, ठीक है, तो यानी कि ये जो आइसक्रीम है इसका प्राइस अगर 1% से कम होता है तो इसकी डिमांड 6% से बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर अगर 6 की जगह 5 होता तो इसका मतलब ये होता कि इस आइसक्रीम का प्राइस अगर 1% से कम होगा तो इसकी डिमांड 5% से बढ़ जाएगी। तो आपको ये याद करके चलना है कि 1% से आपको कम या ज़्यादा करना है, तो दूसरी चीज़ जो आपकी ये आई है वो उतने ही परसेंटेज से बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ पे आप इसका अगर इंटरप्रिटेशन भी लिखोगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तो सिर्फ इतना नहीं करना है, आपको साथ में इंटरप्रिटेशन भी लिखना है। अब इंटरप्रिटेशन में क्या लिखोगे? इंटरप्रिटेशन क्या है कि ड्यू टू 1% डिक्रीज in the price of ice cream, there is 6% rise in demand of it, या फिर इट इन इट्स डिमांड। यानी कि अब देखो आप ये सोचोगे कि मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ और यहाँ पे ये इंक्रीज़ यानी कि राइज कहाँ से लिखा, ये आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगा, क्योंकि प्राइस में देखो यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, 4 से 2 हो गया, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? डिक्रीज़ इन प्राइस। और यहाँ पे क्वांटिटी में इंक्रीज़ हुआ है 1 से 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 6% इंक्रीज़। अगर यही डेटा उल्टा दिया होता, प्राइस में ऐसे अगर दिया होता आपको 2 और 4, क्वांटिटी है आपका 4 और 1, यानी कि प्राइस तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी घट रही है, तब आप उस केस में क्या लिखते थे कि ड्यू टू 1% इंक्रीज़ लिखते, क्योंकि प्राइस में इंक्रीज़ हुआ तो डिक्रीज़ की जगह इंक्रीज़ लिख देते। तो आप क्या लिखते हैं? ड्यू टू 1% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम देयर इज 6% डिक्रीज इन इट्स डिमांड। ऐसे करके आपको लिखना है। तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, राइट। एक बार और आप देखना, समझ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ईडी की जो वैल्यू आती है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, हमने जो वैल्यू निकाली है इस पूरी ही वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब जब हम ये सारी चीज़ें समझते हैं, हमने ये फॉर्मूला वगैरह सब देखा, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन उठ के आते हैं हमारे पास, क्या कि ये जो हमने चेंज लिया है ना यहाँ पर, ये हमने परसेंटेज चेंज क्यों लिया है, साथ ही साथ यहाँ पर हमने ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लिया है और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है। क्योंकि देखो ईडी का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है ना, ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये होता है ईडी का फॉर्मूला। इसका जो पूरा डेरिवेशन है ये सारा, ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, ये सब मैंने अपने वीडियो में कराया हुआ है, जब मैंने चैप्टर इंडिविजुअल वीडियोस इसके करवाए थे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वो सारे ही लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो आपको ये बताना है हमको, मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन ये उठते हैं, ये जो मैंने लिखा है इतना बड़ा बड़ा परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड आई मीन प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्यों लिया हमने, परसेंटेज की जगह एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लिया, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लिया। एक तो क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है। ये दोनों के ही आंसर देखो क्या है। मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि एक कमोडिटी है आपका चॉकलेट, ठीक है, और दूसरी कमोडिटी है आपका जूस। ये दो कमोडिटीज़ हैं आपके पास, इन दोनों का ही आपको डेटा गिवन है। चॉकलेट के साथ क्या हुआ है, जब इसका प्राइस था क्या कहते हैं 5 रुपये, तो इसकी क्वांटिटी डिमांड में थी 100। जैसे ही इसका प्राइस बढ़ गया 10, 5 से 10 हो गया, तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 50 हो गई। ये तो हो गया प्राइस डेटा चॉकलेट का। इसी तरह जूस के साथ क्या हुआ, जब इसकी प्राइस थी 10 तो इसकी क्वांटिटी डिमांड में थी
50, और जैसे ही इसका प्राइस डिक्रीज़ हुआ 5 हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, यानी कि 50 से 100 हो गई। ठीक है, ये हो गया जूस का। अब अगर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ईडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे तो कुछ भी आंसर आ सकता है इसका। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, जो समझाना है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे हमें समझना क्या है कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट क्यों नहीं ले रहे हैं, परसेंटेज क्यों ले रहे हैं। अगर हम एब्सोल्यूट चेंज देख करके एक अंदाज़ा लगा लें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब प्राइस इसका डबल हो रहा है, ठीक है, 5 से 10 हो गया तो क्वांटिटी इसकी हाफ हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस तो डबल हो गया, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो गई, इसकी हाफ हो गई। और यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट चेंज लें, ऐसे ही देख के बताएं, तो क्या होगा, प्राइस तो इसका हाफ हो गया, 10 से 5 हो गया, तो क्वांटिटी इसकी क्या हो गई, डबल। तो ऐसे तो कोई भी देख करके बता सकता है। अब मैंने बोल दिया कि भाई चॉकलेट का प्राइस डबल होने पर क्वांटिटी हाफ हो गई, तो क्या आपको समझ आएगा कि कितनी डबल हुई, कितनी हाफ हुई, पहले कितनी थी, कितनी से डबल हुई है और कितनी से हाफ हुई है, ये सारी ही चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी। ठीक है, पर जब हम परसेंटेज चेंज लेंगे हमको उससे एक प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू, जिससे कि हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि अच्छा इतना प्राइस में इतना परसेंट चेंज होने पर डिमांड में इतना परसेंट चेंज आया है, उससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे पता लगाया, तो इसीलिए परसेंटेज चेंज लेना ज़रूरी है। मान लो जब हम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले कैलकुलेट, मतलब इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, इसकी वैल्यू आती है मान लो 2 ईडी की, और इसकी वैल्यू आती है लेट अस सपोज 3। ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मैं एक अंदाज़ा लगा रही हूँ, कुछ भी वैल्यू आपको बस समझाने के लिए। मान लो इसकी वैल्यू आती है 2 और इसकी वैल्यू आती है 3, तो पहले तो हमें नहीं पता था कि कितना डबल हुआ कितना हाफ हुआ, पर अब हम बता सकते हैं कि इस चॉकलेट के प्राइस में 1% इंक्रीज़ होने पर, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो 1% प्राइस इंक्रीज़ होने पर इसकी डिमांड में 2% डिक्रीज़ आएगा। यहाँ पर जूस के प्राइस में 1% डिक्रीज़ होने पर कितना परसेंट इंक्रीज़ आएगा, इसकी डिमांड में 3% इंक्रीज़ आएगा। तो ये हमको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई यहाँ पर। इसीलिए ये रीज़न है कि हम परसेंटेज चेंज लेते हैं इन केस ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहली जो हमारी गुत्थी थी वो सॉल्व हो गई। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हम नेगेटिव साइन क्यों नहीं लेते हैं, नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लिया हुआ है, क्योंकि देखो जब हमने आपने ये वाला एग्जाम्पल देखो, जब हमने ये कैलकुलेट किया, राइट, तो क्या हुआ, जब हम डेल्टा क्यू और डेल्टा पी निकाल रहे थे तो डेल्टा पी यहाँ पर माइनस का 2 आया, यानी कि कभी ना कभी दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ माइनस की आएगी। ये आप लिख के ले लो। देखो इसमें भी क्या होगा, जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तब तो पॉजिटिव आएगा, पर जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस का 50 यहाँ पर। ऐसे ही जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तब तो पॉजिटिव 50 आएगा, पर आप 5 में से जब 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव 5 आ जाएगा, ये भी माइनस। और ये जो इनके साथ माइनस साइन लगा होता है ये तभी कैंसिल होगा जब पूरे फॉर्मूला में अलग से एक नेगेटिव साइन हो। अगर मान लो ये नेगेटिव साइन ना होता तो ये जो पूरी वैल्यू है नेगेटिव आती, यानी कि इस 6 की भी वैल्यू नेगेटिव आती। और इसी तरह अगर हम यहाँ भी नेगेटिव साइन ना लेंगे फॉर्मूले में, तो ये जो इनकी वैल्यू आई है ना, 2 और 3 जो मैंने लिखी है, ये क्या आ जाएगी, -2 और -3, -2 और -3 आएगी। तो इससे तो भाई गड़बड़ पैदा हो जाएगी। क्या गड़बड़ पैदा हो जाएगी, इससे गड़बड़ ये पैदा हो जाएगी कि जो हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंटरप्रिटेशन करना है ना, वो गलत हो जाएगा। अब देखो कैसे गलत होगा, ये समझो। जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ये जो नंबर लाइन होती है हमारी 1 2 3, यहाँ पे है -1 -2 -3, उसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो 2 है ना, ये इस -2 से बड़ा है, ये जो 1 है ये इस -1 से बड़ा है, ये जो 3 है ये इस -3 से बड़ा है। यानी कि जब वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 2% और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 3 आई थी, यहाँ पर जब 2 और 3 थी, उसका मतलब क्या था कि ये वाला जो कमोडिटी है ना, ये वाला मतलब जूस, ये जो जूस है ना, उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही उसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक हो पाएगी, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ही उसकी डिमांड कम इलास्टिक होगी। जब ये कब केस था, जब हमने नेगेटिव साइन लिया था फॉर्मूला में और वैल्यू पॉजिटिव आ गई थी। पर अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव होगी। और जब वैल्यू नेगेटिव होगी उस केस में क्या होगा, इंटरप्रिटेशन उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा थी, यानी कि जूस की
चॉकलेट से ज़्यादा थी, पर यहाँ पे क्या हो गया, चॉकलेट की जूस से ज़्यादा हो गई है। देखो कैसे, क्योंकि -2 बड़ा होता है -3 से, -1 बड़ा होता है -2 से, यानी कि माइनस में छोटी वाली वैल्यू, छोटी वाली डिजिट बड़ी होती है। तो यहाँ पे तो छोटी वाली डिजिट ये है, तो ये बड़ी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमने क्या पढ़ा अभी कि भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है, जूस वाली इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए जब हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी इंटरप्रिटेशन में। जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है हम उसकी इलास्टिसिटी कम बता देंगे, और जिसकी कम है उसकी हम ज़्यादा बता देंगे। तो हमारे मतलब सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया है, हमने नेगेटिव साइन भी ऐड कर दिया है फॉर्मूला में, जिससे कि हमारी जो इलास्टिसिटी और डिमांड की वैल्यू है वो क्या आएगी, कम मतलब पॉजिटिव आएगी, जिससे कि हम सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि ओके, अगर किसी एक कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 5 है, किसी की 3 है, तो हम सीधे सीधे इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि ये वाली जो कमोडिटी है ना, इसकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है इन कंपैरिजन टू दिस वाली कमोडिटी। इसी तरह किसी की अगर ईडी की वैल्यू 5.2 भी आ जाती है तो हम बता देंगे कि अब इसकी ज़्यादा हो गई है, इसकी कम हो गई है, इसकी और भी कम है, यानी कि जितनी जितनी कम होगी उतनी उतनी कम इलास्टिसिटी होगी। अब पॉइंट एक और चीज़ आती है यहाँ पे, ये जो मैं बोल रही हूँ बार बार कि इलास्टिसिटी कम होगी, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, इसका क्या मतलब है। इलास्टिक का मतलब आपको पता है ना, आप अपने जो पजामे होते हैं उनमें इलास्टिक डाल लेते हो, है ना, या फिर आपके जो रबर बैंड होते हैं, बालों में रबर बैंड लगाती हैं लड़कियाँ, उनमें क्या होता है, इलास्टिक होती है। यानी कि जब हम उनको ऐसे स्ट्रेच करते हैं वो खिंचते हैं, है ना, यानी कि उनकी पोजीशन में चेंज आता है। तो जितना ज़्यादा इलास्टिक होता है उतना ही हम खींच पाते हैं और उतना ही साइज़ में या फिर उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी होगी उतनी ही चेंज उसकी डिमांड में आएगा प्राइस चेंज होने पर। 1% प्राइस चेंज होने पर इस वाली कमोडिटी की डिमांड में सिर्फ 3% चेंज आया, पर 1% प्राइस चेंज होने पर इस कमोडिटी की डिमांड में 5% चेंज आ गया। और इसी तरह ये वाली जो कमोडिटी है इसके प्राइस में 1% चेंज होने पर 5.2% का चेंज आया इसकी डिमांड में। तो जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ज़्यादा खिंच जाएगा रबर बैंड, ऐसे याद रखो, और उतनी ही ज़्यादा चेंज आ जाएगी डिमांड में। कितने पे, 1% चेंज होने पर। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ, जो मैं बताना भूल गई कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये वाला जो फॉर्मूला है मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं वैसे, पर एक ये वाला जो मेथड है जिसका ये फॉर्मूला है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज मेथड है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज कंसिडर करते हैं रादर देन एब्सोल्यूट चेंज, राइट। तो ये थी कहानी किसकी, परसेंटेज चेंज मेथड। और परसेंटेज चेंज मेथड से हम कैसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन हमको करना है, ये सारी ही चीज़ें हमने अच्छे से समझ ली हैं, राइट। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी तक हमने समझा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, कैसे कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अब एक और यहाँ पर आता है आपका टॉपिक जिसमें हम समझेंगे कि जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो टॉपिक्स हैं ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने अभी पढ़ लिया, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है बेसिकली, ये हमको अब समझना है। तो वो हम समझेंगे एक ग्राफ के थ्रू। ये लेट अस सपोज आपका एक कर्व है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ये है यहाँ पे क्या है, प्राइस है। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये है आपका क्वांटिटी 10, 20, 30, 40। अब जब मान लो जब आपका प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, ये है आपका क्वांटिटी। तो जब प्राइस आपका 30 है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, क्वांटिटी डिमांडेड है आपकी 20। तो ये हो जाएगा कहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, इसी तरह जब आपका प्राइस डिक्रीज़ हो गया यानी कि 25 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी थोड़ी सी, तो क्वांटिटी बढ़ के हो गई 30। यानी कि प्राइस जब यहाँ हो गया तो क्वांटिटी हो गई इधर, राइट। तो इस तरीके का आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये डिमांड कर्व बन गया। समझ में आ रहा है, जहाँ पर आपके क्या हैं, दो आपके पास पॉइंट्स हैं, दो कॉम्बिनेशंस हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जब प्राइस आपका 30 है और क्वांटिटी है आपकी 20,
दूसरा आपके पास कॉम्बिनेशन है जब प्राइस आपका 25 है और क्वांटिटी है आपकी 30। ये दो आपके पास क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं। ये पॉइंट है ए, ये है पॉइंट बी और ये है आपका डिमांड कर्व डी। अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसमें हमें एक चीज़ क्या बतानी है, हमें बताना है इस बी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा और इस बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम बताएंगे कि स्लोप और इलास्टिसिटी में क्या फ़र्क है, दोनों सेम हैं या दोनों डिफरेंट हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, हमारे पास स्लोप होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, पी में कितना चेंज आ रहा है भाई, ये है आपका पी, ये है आपका क्यू, ये है आपका P1 और ये है आपका Q1, राइट। तो डेल्टा पी क्या होगा, P1 माइनस पी और डेल्टा क्यू होगा Q1 माइनस क्यू, क्योंकि मैंने बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यानी कि नए वाले में से पुराने वाले को माइनस करना है। तो नए वाले में से पुराने वाला, नए वाले में से पुराने वाला। अब P1 माइनस पी यानी कि माइनस का 5 हो गया और इसी तरह ये Q1 माइनस क्यू कितना हो गया, 10 हो गया। कितना आया, -1/2। तो स्लोप की वैल्यू तो आई है -1/2। अब हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ईडी की वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें नेगेटिव साइन चाहिए होता है। साथ ही साथ फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यानी कि ये जो देखो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी है, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो क्या ये कुछ इसके जैसा नहीं दिख रहा आपको, इसी के जैसा ही तो है, बस इसको उल्टा कर दिया है, राइट। यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -1 स्लोप। ठीक है, 1 स्लोप यानी कि स्लोप का उल्टा। स्लोप का उल्टा क्या हो गया, डेल्टा क्यू तो ऊपर चला गया यहाँ और डेल्टा पी नीचे आ गया, इनटू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू, अब इसकी वैल्यू क्या है, -1 स्लोप मतलब -2। ठीक है, पहले तो -1/2 था, अब -2 हो जाएगा। साथ में P अपॉन क्यू यानी कि 30/20। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया यानी कि हट गया, तो और ये हो जाएगा 3। तो हमारी जो ED की वैल्यू आई है वो तो आई है 3 और जो हमारा स्लोप आया है वो आया है हमारे पास -1/2। अब इन दोनों का मतलब क्या है और क्या ये चीज़ें हैं, ये हमें समझना है। ये जो हमने दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट करी हैं वो हमने कहाँ करी हैं, बी वाले पॉइंट पर करी हैं। ये तो आपको नज़र आ ही रहा है, ठीक है, किस पर हैं, एट पॉइंट बी वाले पॉइंट पर हमने दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट करी हैं। दोनों ही चीज़ों की वैल्यू अलग अलग आई है एक पॉइंट पे, यानी कि कुछ तो इनमें डिफरेंस है तभी तो वैल्यू अलग अलग आई है, नहीं तो कुछ सेम आती। अब इनका मतलब ये है कि जो स्लोप होता है ना आपका, ये स्लोप क्या बताता है, वो बताता है कितना एब्सोल्यूट चेंज आया है किसी भी कमोडिटी की डिमांड में जब प्राइस में एब्सोल्यूट चेंज आया, यानी कि प्राइस में कुछ चेंज होने से, टोटल जितना भी चेंज हुआ है प्राइस में, टोटल चेंज होने से डिमांड में कितना टोटल चेंज आया है। तो स्लोप किसकी बात करता है, टोटल की। ठीक है, टोटल चेंज कितना आया है डिमांड में ड्यू टू टोटल चेंज इन प्राइस, या फिर एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है डिमांड में ड्यू टू एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस। स्लोप इसकी बात करता है। पर अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, वो किसकी बात करती है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना आया है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको परसेंटेज की बात बताती है। इसीलिए हमको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि स्लोप तो हमको टोटल बता रही है, मैंने शुरुआत में बताया था, और टोटल यानी कि सिर्फ डायरेक्शन बता रही है कि कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ हुआ, पर ये हमको एक डिग्री बता रही है। परसेंटेज क्या बताता है हमको, डिग्री ऑफ चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज, ये हमको सिर्फ टोटल या फिर एब्सोल्यूट चेंज बताती है। पहला डिफरेंस ये हो गया। अब दूसरा डिफरेंस क्या आता है, दूसरा डिफरेंस आता है इन दोनों के ही इंटरप्रिटेशन में। जो अभी मैंने इंटरप्रिटेशन लिखवाया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इसी तरह एक स्लोप का भी इंटरप्रिटेशन होता है। तो एक दूसरा डिफरेंस है इनके इंटरप्रिटेशन में। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, दूसरा डिफरेंस होता है दोनों के ही इंटरप्रिटेशन में। तो ये सारे पॉइंट्स मैं बस आपको अभी सिर्फ वर्बली बता रही हूँ, आपको अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दोनों के अब इंटरप्रिटेशन में, यानी कि स्लोप का जो वैल्यू आया है -1/2, ये इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में 1 यूनिट चेंज आएगा, ऊपर क्या है प्राइस है ना, तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस में जब 1 यूनिट चेंज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में
2 यूनिट से चेंज आ जाएगा। ठीक है, कैसा चेंज होगा? वो ऑपोजिट चेंज होगा, यानी कि प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी और प्राइस जब डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो यानी कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में जब 1 यूनिट से चेंज आता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में 2 यूनिट से ऑपोजिट चेंज आ जाता है, राइट। पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में 1% से चेंज आता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें 3% से, यहाँ पे 3% से नेगेटिव या फिर ऑपोजिट चेंज आ जाएगा। यानी कि 1% प्राइस बढ़ा तो 3% जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, या फिर 1% प्राइस अगर डिक्रीज़ हुआ तो 3% से क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई। तो ऐसा चेंज आएगा किसमें? किसी भी कमोडिटी की प्राइस और डिमांड में, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। तो दोनों का इंटरप्रिटेशन आपको समझ आ गया। और थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट है डिफरेंस का। जो स्लोप है ना, स्लोप जो होता है, हाँ, वो क्या है? ये सिर्फ एक रेशियो है। किसका? प्राइस और क्वांटिटी में चेंजेस का। यानी कि ये सिंपल एक रेशियो है डेल्टा पी और डेल्टा क्यू का। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। पर जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या है? एक मल्टीपल ऑफ 2 रेशियोज़ है। इसमें 2 रेशियोज़ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब देखो, एक तो ये वाला रेशियो है और एक ये वाला रेशियो है, तो दोनों का क्या है? ये मल्टीपल है। तीसरा, आपके फॉर्मूले से डिफरेंस आ गया। चौथा डिफरेंस क्या आता है? जो स्लोप होता है ना वो क्या होता है? सेम होता है, हर पॉइंट पर सेम होगा थ्रू आउट द, मतलब आपका कर्व सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है। चाहे आप ए पॉइंट पे कैलकुलेट करो, चाहे आप इस पॉइंट पे या फिर इस पे या इस पे, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करो, ये हमेशा सेम रहेगा। पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो वेरिएबल होती है। यानी कि आप अलग अलग पॉइंट्स पे जब कैलकुलेट करोगे तो हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी अलग अलग आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। यानी कि हर बार पता चलेगा कि 1% प्राइस में चेंज होने से कभी 2% डिमांड चेंज हो रही है, कभी 4% हो रही है, कभी 0.5% हो रही है, यानी कि कितनी भी हो रही है, हमेशा अलग अलग होगी। पर स्लोप की वैल्यू हमेशा हर जगह पर सेम आएगी, आप कहीं भी मेजर करके देख लो। तो ये कुछ 4-5 बेसिक डिफरेंसेस हैं किसमें? स्लोप और आपका ये जो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इस भी टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है अच्छा खासा, जिसमें काफ़ी सारी आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर आपको वो भी देखना है तो आप वो देख सकते हो। उसमें क्या है, आपको सारी ही चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर आपको नहीं पढ़ा है, आपने ये पहली बार पढ़ रहे हो टॉपिक, सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वही देखो, क्योंकि ये तो देखो रिवीजन वीडियो है, इसमें हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है मैं सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के नहीं पढ़ाऊँगी, पर उन वीडियोज़ में मैंने सारी ही चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं। तो पहले आप वो वाले वीडियोज़ भी देख सकते हो, उसके बाद आप ये वन शॉट वाला वीडियो देखना। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, जो कि है डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आता है यहाँ पर डिस्टिंक्ट सिचुएशंस, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ना कुछ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, और हर अलग अलग सिचुएशन में जो आपका डिमांड कर्व है ना, जो जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसका ना जो शेप है, मतलब जो उसका कर्व है वो हमेशा चेंज हो जाएगा, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, हमेशा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं रहेगा, किसी में कैसा हो जाएगा, किसी में कैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। टोटल अगर आप देखो तो 5 सिचुएशंस होती हैं। 5 सिचुएशन होती है, मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहला है आपका ईडी या तो 0 होगा, फिर हो सकता है ईडी आपका 1 हो, ठीक है, फिर होगा आपका ईडी इनफाइनाइट हो। पहले तो आपको ये 3 समझनी है। ये याद रखो कि जब ईडी की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, आपका परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, ये है आपका यूनिटरी इलास्टिक। और यहाँ पे क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपकी डिमांड कर्व की क्या होगी, अलग अलग शेप हो जाएगी। ठीक है, अब बात यहाँ पे एक चीज़ जो गड़बड़ हो गई है वो ये है कि ये यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है कि जब इनफाइनाइट होता है तब इलास्टिक है, और जब 0 होता है तब इनइलास्टिक है। ठीक है, अब इस केस में कैसे कैसे डिमांड कर्व आपका बनेगा वो मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले आता है जब हमारी जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। वो किस केस में होगा,
वो वाला केस है जब आपका डिमांड कर्व क्या होगा, वर्टिकल होगा, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है हमारा डिमांड कर्व। किस केस में, जब हमारी जो डिमांड होती है ना वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि मान लो क्वांटिटी अभी यहाँ पे कितनी है डिमांड में 4, और देखो वो 4 पर ही टिकी हुई है, आगे नहीं बढ़ी है 4 से, ना 4 से पीछे गई है, वो 4 पर ही टिकी हुई है। चाहे आपका प्राइस 1 रुपया हो, चाहे आपका प्राइस 2 रुपये हो, चाहे आपका प्राइस 3 रुपये हो, या फिर कितना भी होता जाए, चाहे प्राइस डिक्रीज़ हो जाए या फिर चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। और क्वांटिटी में जब कोई चेंज नहीं आया उस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी 0, ठीक है, यहाँ पे वो होती है 0। अब ये 0 कैसे आई है, 0 ऐसे आई है, अब कैलकुलेट करके देख लो। ईडी का तो फॉर्मूला आपको पता है ना, ईडी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी में आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है क्या, प्राइस में तो चेंज हो रहा है पर क्वांटिटी में क्या आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है, नहीं। 4 की वो 4 पर ही टिकी हुई है, यानी कि डेल्टा क्यू, ये जो क्वांटिटी में चेंज है ये 0 है। जब एक ऊपर वाली वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी वैल्यू भी तो 0 ही हो जाएगी, यानी कि ईडी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0, क्योंकि डेल्टा क्यू यहाँ पर कैसा है, 0 है, ये याद रखना है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो सकता है कि ऐसी कोई कमोडिटी अगर मैं पूछूं, ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसकी प्राइस में कितना भी चेंज करने पर उसकी क्वांटिटी में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। ऐसी एक कमोडिटी है हमारे पास वाटर। आप देखो वाटर क्या है, एक एसेंशियल नीड है हमारी, है ना। चाहे कितनी भी मतलब उसका प्राइस क्यों ना बढ़ जाए, चाहे 5 रुपये वाली बॉटल आपको 50 में क्यों ना दी जाए, अगर उसकी ज़रूरत है आपको तो आप उसको 50 में भी खरीदोगे, राइट, यानी कि उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वाटर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यानी कि वाटर जैसी जो रिसोर्स है ना हमारे पास, जो कमोडिटी है, उसकी जो डिमांड है वो कैसी होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में याद करने के लिए लिख सकते हो, यानी कि इसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर इसके प्राइस में चेंज होता है थोड़ा बहुत, तो परफेक्टली इनइलास्टिक है वाटर की डिमांड, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। इस केस में हमारे डिमांड कर्व कैसा होता है, वर्टिकल होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और कैसे कैलकुलेट करनी है, ईडी 0 वो मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब बात करते हैं दूसरे कर्व की। हमारा दूसरा कर्व यहाँ पर कैसा आता है, दूसरा कर्व है, पहले हम परफेक्टली अब इलास्टिक देखेंगे, यानी कि थर्ड वाला। इसका कर्व कैसा होगा, इसका तो देखो वाई एक्सिस के पैरेलल था, इसका हो जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, यहाँ पर है क्वांटिटी, यहाँ पर है प्राइस, ओके। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो इस केस में क्या होता है, प्राइस कितना भी मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, और प्राइस के थोड़े बहुत चेंज होने पर क्या होता है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज आया तो एकदम कम हो जाएगी। यानी कि जैसे थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, प्राइस अभी मान लो यहाँ पर कितना है, 4 रुपये है, तो 4 से इतना भी हो गया ना, थोड़ा सा भी ऊपर, तो क्वांटिटी में यहाँ से इतना ज़्यादा डिक्रीज़ आ जाएगा, मतलब 0 तक भी आ सकती है क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कमी तो होती है, तो प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हुआ, क्वांटिटी झट से जाके गिरेगी। ये होता है कौन सा केस, परफेक्टली इलास्टिक। अब इसको आपको देखो याद कैसे रखना है, ये मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। इलास्टिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। और क्योंकि कोई चीज़ जब परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि उसमें भर भर के इलास्टिक भरा हुआ है, यानी कि आप उसको इतना सारा खींचो, यानी कि थोड़ा सा भी खींचोगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, तो आप उसको थोड़ा सा भी खींचोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो क्वान्टिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, राइट। ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करो तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। और यहाँ पे ईडी की वैल्यू क्या होती है, ईडी की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब वो कैसे आएगी वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ईडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इस एक अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करें, 4, जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है, मतलब चेंज होती जा रही है क्वांटिटी। इस एक फिक्स्ड प्राइस पर क्वांटिटी तो चेंज होती जा रही है, यानी कि डेल्टा क्यू तो है,
इस बार हमारे पास डेल्टा पी नहीं है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में अभी चेंज ही नहीं हुआ है। प्राइस में जब चेंज नहीं हुआ है तो यानी कि नीचे वाली वैल्यू डेल्टा पी 0 हो जाएगा। जब हम इसकी जगह 0 लिखेंगे तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कुछ भी x/0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि जब आपके डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो यहाँ पे ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, राइट। इस तरीके से आप याद रखोगे सारी चीज़ें। तो ये आपको वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ एक दो बार आप पढ़ोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। तो ये कौन सा केस था हमारा, परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जहाँ पर प्राइस में थोड़ा सा स्लाइटेस्ट चेंज भी होगा तो आपकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। थोड़ा सा खींचो ना रबर बैंड को तो बहुत चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट आता है, अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था वाटर, पर अगर आप देखो ऐसी कोई, क्या आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ है जिसके प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ाओ तो क्वांटिटी झट से जाके 0 हो जाए? नहीं, इसका ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, नो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यानी कि टोटली इम्प्रैक्टिकल है देखा जाए तो, ठीक है। बस थ्योरी में पढ़ना है, असली में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता सामान जिसकी प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा झट से जाके गिर जाए। अब बात आती है लास्ट वाले आपके इस केस की, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें आपका कर्व कैसा होता है, आपका कर्व होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था ना, याद है, इंडिफरेंस कर्व भी ऐसा ही होता है। तो इसी तरह का होता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, जहाँ पे ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। अगर ये एक कॉम्बिनेशन है प्राइस और क्वांटिटी का, दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा प्राइस और क्वांटिटी का ये, यानी कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये है मान लो ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस बढ़ा P1 हो गया, क्वांटिटी घट गई Q1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि जितना प्राइस बढ़ता है उतनी ही क्वांटिटी घटती है, जितना प्राइस घटता है उतनी ही क्वांटिटी बढ़ती है, यानी कि दोनों में बराबर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। दोनों में ही क्या है, बराबर चेंजेस आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है हमारी, यानी कि यहाँ पे ईडी की वैल्यू आपकी 1 आएगी हमेशा। ये चीज़ें, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस केस में इनफाइनाइट है, इस केस में ईडी की वैल्यू 1 है और इस केस में ईडी की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है नहीं, इसका भी कोई खास एग्जाम्पल है नहीं। इसमें नॉर्मल गुड्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे मतलब इंक्लूड कर सकते हो। और इसमें हो गया वाटर, ठीक है, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा एसेंशियल नीड है। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे, एक चीज़ और मुझे बतानी है इसी से रिलेटेड, इसी वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि है आपके 2 और केसेस आएंगे। तो मैंने 3 केसेस बताए, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 5 केसेस कुछ होते हैं। वो क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आपको जो जाननी है वो क्या है, जैसे मान लो मैंने ग्राफ बनाया, अब मैं आपसे पूछूं कि एक तो मैंने भाई ये डिमांड कर्व बना दिया, ठीक है, ये है D1, एक मैंने डिमांड कर्व बना दिया ये D2। अब कोई आपसे आके पूछे कि इन दोनों में से कौन सा मोर इलास्टिक है और कौन सा लेस इलास्टिक है, ये कैसे बताओगे? अब मैंने अगर आपको ईडी की वैल्यू दी होती कि एक की 2 है और एक की 3 है, तो तब तो आप बता देते कि ईडी जिसकी वैल्यू 3 है वो वाली कमोडिटी की डिमांड मोर इलास्टिक है और जिसकी 2 है वैल्यू उसकी कमोडिटी की डिमांड लेस इलास्टिक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिमांड कर्व की। ये डिमांड कर्व इन दोनों में से कौन सा मोर इलास्टिक है, कौन सा लेस इलास्टिक है, ये आपको बताना है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मतलब सिंपल सा फंडा है कि फ्लैटर द कर्व, more flatter the curve, more elastic it is, ठीक है, more elastic it is। या फिर एक और चीज़ आप लिख सकते हो, more steeper the curve, more inelastic it is। ये 2 चीज़ें याद रखनी है, जितना फ्लैटर होगा उतना इलास्टिक, जितना स्टीपर होगा उतना इन इलास्टिक। ये 2 चीज़ें आप याद रखोगे। इससे क्या फ़र्क पड़ा, देखो फ्लैटर मतलब ऐसा, फ्लैट क्या होता है, एकदम ऐसा, तो जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। अभी हमने इससे पहले वाले केस में भी पढ़ा था कि जो ऐसा वाला डिमांड कर्व था वो क्या था, परफेक्टली इलास्टिक था।
तो जितना ज़्यादा फ्लैट होता जाएगा उतना ही परफेक्ट इलास्टिक के पास पहुँचता जाएगा। तो अगर हम इस केस में देखें इसमें, तो कौन सा वाला ज़्यादा आपको फ्लैटर नज़र आ रहा है? ये D2 वाला, क्योंकि ये जल्दी ऐसे हो जाएगा, यानी कि फ्लैटर के पास ही है ये, यानी कि यहाँ पर D2 क्या है? इलास्टिक है, और D1 क्या है? लेस इलास्टिक है। ठीक है, ये है लेस इलास्टिक क्योंकि ये थोड़ा स्टीपर है। जब वाई एक्सिस के पास होता है तो वो कहलाता है स्टीपर, नियर वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस के पास जा रहा है D1, तो ये क्या है? स्टीपर है। और फ्लैटर आपका क्या कहलाता है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नियर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पास, मतलब एक्स एक्सिस नहीं, सॉरी, थोड़ा इधर की तरफ जो जा रहा है, आप ऐसे कह लो हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होने वाला है, जो हॉरिजॉन्टल होने वाला है वो कहलाएगा फ्लैटर। ये चीज़ें आपको भी याद रखनी है कि कैसे, अगर आपको ऐसे कर दे दिया जाए, एक और मान लो यहाँ पे मैं बना दूँ, एक और ये बना दूँ, ठीक है, ये हो गया D4, ये हो गया D3। अब सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है? D4। सबसे ज़्यादा कम इलास्टिक कौन सा है? D3। ठीक है, D3। मैं पूछूँ कि सबसे ज़्यादा इन इलास्टिक कौन सा है? वो है D3, यानी कि सबसे ज़्यादा इन इलास्टिक मतलब सबसे कम इलास्टिक। ठीक है, और सबसे कम इन इलास्टिक कौन सा है? D4। तो आप इनको ऐसे करके मतलब अरेंज कर सकते हो, तो उधर उधर जाता जाएगा तो इलास्टिक होता जाएगा, इधर इधर जाता जाएगा तो इन इलास्टिक ज़्यादा होता जाएगा। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने वाली इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बढ़ा रही हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 हो तब वो क्या होगा? डिमांड कर्व आपका इलास्टिक होगा। जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो तो इन इलास्टिक होगा। ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आप इनको अरेंज भी कर सकते हो। तो यानी कि जब 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक। तो अब मैं देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है आपका एक कर्व जिसकी वैल्यू है ED इज इक्वल्स टू कितनी? 1 हो, नहीं सॉरी, इसकी हो जाएगी 0, इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट, यानी कि ये है परफेक्टली इलास्टिक। इससे कम हो जाएगी किसी की, अगर इससे कम है तो यानी कि 1 से जब कम है तो ये थोड़ा सा इन इलास्टिक कहलाएगा। ठीक है, ये है इन इलास्टिक। और अगर हम इसकी देखें यहाँ पे, ये क्या है? ED इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0, तो ये कहलाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। और आप एक और क्या कह सकते हो यहाँ पे, जिसकी 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी वो हो जाएगा आपका इलास्टिक। ठीक है, 1 से जिसकी ज़्यादा होगी वो हो जाएगा इलास्टिक। तो इस तरीके से आपको सारी ही चीज़ें याद रखनी है, कौन से केस में क्या इलास्टिक होता है, क्या नहीं होता है इलास्टिक। और इसके देखो कुछ कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि कौन से कमोडिटी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, कब होगा, किस केस में होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी ही चीज़ें हमने समझ ली हैं। ठीक है, अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। Now we will discuss the factors that highly affect the price elasticity of demand. So these are the factors that affect price elasticity of demand, और इन सभी को हम सारे ही पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे एक एक करके अच्छे से डिटेल में। उसके लिए एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो अभी हमने पढ़ी है, कि अगर किसी कमोडिटी की डिमांड इन इलास्टिक है, इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड में क्या हो रहा है? उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। और अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है, सॉरी हाँ, अगर उस कमोडिटी की डिमांड इन इलास्टिक है तो यानी कि कम चेंज हो रहा है, और किसी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है यानी कि उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इलास्टिक मतलब खिंच गया तो ज़्यादा चेंज हो गया, इन इलास्टिक मतलब इलास्टिक है ही नहीं तो चेंज होगा ही नहीं, यानी कि कम चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसके ये जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना, उनको हम इस चीज़ के रेफरेंस में पढ़ते या समझते चलेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। आप बस ये याद रखो, ये 2 लाइनें याद रखो, आपने कोई सा भी पॉइंट बोला आप आसानी से बता दोगे। कैसे? सबसे पहला आता है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब आपकी जो भी कमोडिटी है जिसके बारे में आपको जानना है कि इलास्टिक है या इन इलास्टिक, वो उसका नेचर कैसा है। नेचर हो सकता है या तो वो लग्जरी हो, ठीक है, या फिर वो नेसेसिटी हो, या फिर वो नॉर्मल गुड हो। ठीक है, 3 केसेस हो गए। जब हम बात करते हैं नॉर्मल गुड की, तो उनकी डिमांड्स क्या होती? उनकी डिमांड इलास्टिक होती है।
ठीक है, मतलब ठीक है, अगर थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड में चेंज आएगा, नॉर्मली इलास्टिक होती है। पर जब हम बात करते हैं नेसेसिटी की, उनकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक मतलब कम चेंज आएगा, क्योंकि वो नेसेसिटी है, ज़रूरत का सामान है। ज़रूरत का सामान मतलब आपका राशन का जो हो गया सामान, पानी हो गया, पानी का मैंने बताया था ना इनइलास्टिक होती है। तो यानी कि उनके प्राइस में चेंज होने पे बहुत कम डिमांड में चेंज आएगा। पर जो लग्जरी गुड होते हैं, हमारे महंगे महंगे आइटम्स, महंगे महंगे फ़ोन्स, गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें, तो इनमें इनकी डिमांड क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है। ठीक है, हाईली इलास्टिक, यानी कि नॉर्मल गुड्स की तो सिर्फ इलास्टिक है, इनकी बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी। अगर आपको 50,000 वाला फ़ोन कल को 1 लाख रुपए में मिलने लगे तो डिमांड में बहुत फ़र्क आ जाएगा ऑब्वियसली। तो इनकी क्या है, हाईली इलास्टिक होती है, ज़्यादा चेंज आ गया, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा इस तरीके से हो गया। ऐसे ही हम सारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी समझते चलते हैं। दूसरा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, यानी कि कोई भी कमोडिटी है, कोई भी एक कमोडिटी है मान लो, अब इसके अगर सब्सटीट्यूट्स हैं या फिर इसके सब्सटीट्यूट्स नहीं हैं, या तो इसके सब्सटीट्यूट्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अगर होते हैं सब्सटीट्यूट्स तो क्या होगा, अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो लोग इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। सब्सटीट्यूट्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, ये है टी, ये है कॉफ़ी। टी का प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, लोग सोचेंगे टी को छोड़ो कॉफ़ी पर हम चल लेते हैं, तो टी की डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो अगर सब्सटीट्यूट्स हैं तो डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी, यानी कि ज़्यादा चेंज आ जाएगा। अगर सब्सटीट्यूट्स नहीं हैं, टी का कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, चाय की जगह बस चाय ही पी सकते हैं और कुछ नहीं पी सकते, तो चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, लोग क्या करेंगे, चाय ही पिएंगे, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो अगर सब्सटीट्यूट्स नहीं है तो डिमांड कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी, यानी कि कम चेंज आया। तो बस मैंने बोला ना, ये 2 लाइन्स याद रखो, इसी से सारे काम बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है मल्टीपल यूजेस। अब कोई एक सामान है, लेट अस सपोज मिल्क, मिल्क के आपके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इससे आप क्या करो, दही बना लो, इससे आप चीज़ बना लो, इससे आप बटर बना लो, ठीक है, इससे आप और कोई स्वीट्स बना लो, तो बहुत सारे यूजेस हैं। तो अगर किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं और अचानक से उसका प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, अचानक से उसका प्राइस क्या हो, बढ़ जाए, तो क्या होगा, उसकी डिमांड में आप बहुत ज़्यादा कमी कर दोगे। आप सोचोगे यार प्राइस बढ़ गया है तो हम ऐसा करते हैं, ये 4 चीज़ें ना बनाकर 2 ही चीज़ें बना लेते हैं, चीज़ और कर्ड बना लेते हैं। तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। यानी कि जब बहुत ज़्यादा आपके मल्टीपल यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस जब हैं तो उस केस में डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, यानी कि ज़्यादा चेंज हो जाएगा। पर अगर मल्टीपल यूजेस नहीं हैं, मल्टीपल यूजेस नहीं हैं, आप दूध को मान लो सिर्फ दूध की तरह ही काम में लेते हो, तो चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे तो आपकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। आपने देखा मिल्क को मिल्क के ही तो काम में ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाने दो, तो क्या होगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो मल्टीपल यूजेस अगर हैं तो डिमांड इलास्टिक होगी, और अगर नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। अब बात आती है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस की, यानी कि कोई ऐसा कोई कमोडिटी जिसका हम यूज़ या फिर जिसका कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप लेने गए हो बाज़ार, मान लेते एक बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि रेजिडेंशियल हाउसेस, ठीक है, जो घर होते हैं। अगर मान लो आपको कोई घर खरीदना है, ठीक है, अब क्या हुआ, अगर आपके लिए वो घर खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एक केस हो सकता है आपके लिए बहुत अर्जेंट हो, ठीक है, मोर अर्जेंट, और एक हो सकता है आपके लिए लेस अर्जेंट हो। जब लेस अर्जेंट हो जाएगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, अभी ज़रूरत नहीं है बाद में ख़रीद लेंगे। पर मोर अर्जेंट है तो आप उसको पोस्टपोन नहीं करोगे। तो जब मोर अर्जेंट है और मान लो अचानक से प्राइस इसके बढ़ जाएं, तो क्या होगा, जब आपके लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, अगर फिर भी आप मतलब कोई चीज़ आपके लिए बहुत अर्जेंट है अभी, तो आप उसको लेके ही रहते हो ना हर हाल में, अभी के अभी चाहिए, बहुत अर्जेंट है, तो उस केस में आप अपनी डिमांड कम नहीं करोगे, आप उसको खरीद के ही रहोगे। और आपके जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे जिनके लिए वो अभी अर्जेंट है और उसकी डिमांड वो करेंगे ही उस टाइम पर, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे। तो उस टाइम पे क्या होगी, इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगी, यानी कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर आपके लिए घर खरीदना अभी अर्जेंट इतना नहीं है, आपने देखा प्राइस बढ़ गया, ऐसा करते हैं बाद में खरीद लेंगे, पर इस टाइम पे तो क्या हुआ, उसकी डिमांड फिर कम हो गई ना, आपने सोचा बाद में खरीदेंगे, तो उस टाइम पे क्या हो गया, आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। तो अगर पोस्टपोन आप कर सकते हो, लेस अर्जेंट है आपके लिए, तो डिमांड इलास्टिक है। अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, बहुत अर्जेंट है, तो डिमांड हो जाएगी आपकी इनइलास्टिक। नेक्स्ट आता है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि कुछ कंज्यूमर्स या बायर्स आपके रिच होंगे, कुछ आपके पुअर होंगे। तो अगर इनकम लेवल मतलब कोई अमीर लोग हैं, उनके लिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ जाता है
तो उन पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी उसकी जो कमोडिटी जिसका भी कंजम्पशन कर रहे हैं वो उतना ही रखेंगे, उनके लिए कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनके लिए जो डिमांड की इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी। उनको तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने डिमांड में चेंज नहीं किया क्योंकि वो अमीर हैं। पर जो गरीब लोग हैं, पुअर, उनके लिए अगर प्राइस बढ़ता है तो वो क्या करेंगे, तुरंत उस कमोडिटी का कंजम्पशन कम कर देंगे, यानी कि डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो पुअर और रिच यानी कि जो इनकम लेवल जो होता है हमारा, वो डिसाइड करता है कि कमोडिटी का जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी। नेक्स्ट आता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अब कोई कमोडिटी है जो किसी की हैबिट है, जैसे कि मान लेते हैं जो लोग लिकर मतलब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं, सिगरेट का कंजम्पशन करते हैं, तो उनकी क्या है, वो आदत बन गई है। अब अगर आप जैसे सुना होगा ना अपने लोग, जो गवर्नमेंट होती है वो इन पर टैक्स भी लगाने लग गई है जिससे कि कंजम्पशन इनका थोड़ा सा डिक्रीज़ हो। पर जिन लोगों को बुरी लत लग चुकी है इसकी, उन पे कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको क्या है, अभी पीनी है, उनको शराब तो अभी पीनी है, उनको सिगरेट अभी पीनी है तो पीनी है। तो जिनके लिए कोई चीज़ हैबिट बन गई है, वो उनके लिए उस कमोडिटी की डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी, यानी कि ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, कम चेंज आएगा या फिर ना के बराबर आएगा, क्योंकि उनको तो वो चीज़ खरीदनी ही है और उतनी डिमांड मतलब करनी है, उतने ही अमाउंट में उतनी क्वांटिटी खरीदनी है। पर जिनके लिए कोई चीज़ हैबिट नहीं है, जो लोग ओकेजनली पीते हैं सिगरेट या फिर अल्कोहल, तो वो सोचेंगे यार प्राइस बढ़ गया, रहने देते हैं। तो क्या होगा, इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उन्होंने डिमांड में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अपना इनकम है ये हमारी, ठीक है, ये हमारी इनकम है, उसका हम लार्ज प्रोपोर्शन कुछ गुड्स पे स्पेंड कर रहे हैं और कुछ हम उनका इनकम का हमारा स्मॉल प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं इन गुड्स पर। ठीक है, इन पे हम लार्ज इनकम का मतलब लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं, इन पे हम स्मॉल प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं। अब जिन चीज़ों पर हम स्मॉल प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, सादा चीज़ें होती हैं ना, हमारी नॉर्मल गुड्स जो हम होते हैं, टूथपेस्ट हो गया, आपका घर का राशन हो गया, चाय पत्ती, चीनी, आपके स्टेशनरी का सामान, छोटी मोटी चीज़ें। इनकी डिमांड कैसी होगी, इनकी डिमांड हो जाएगी इनइलास्टिक, क्योंकि ये तो सादा सी चीज़ें हैं भाई, इन पे तो हम आमतौर पे खर्चा कर देते हैं, तो इनकी डिमांड में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा अगर इनके प्राइस में चेंज हो जाए तो। पर जिन पर हम ज़्यादा अपनी इनकम का ज़्यादा बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, वो क्या होता है, हमने एसी ले लिया, उसमें ज़्यादा पैसा चला गया, हमने कूलर ले लिया, हमने कार ले ली, हमने एक नया फ्लैट खरीद लिया, ये बड़ा बड़ा सामान है। अब इनके प्राइस में जब चेंज आता है तो इनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाएगा, तो इनकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। ये समझ आ गया ना। तो इस तरीके से मतलब डिराइव होता है या फिर डिपेंड करती है हमारी इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। नेक्स्ट आता है प्राइस लेवल। किसी भी कमोडिटी का प्राइस लेवल कितना है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है और आप देखो कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो उसकी डिमांड में ऑफकोर्स ज़्यादा आपका वो आ जाएगा, डिमांड में चेंज आ जाएगा। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो क्या होगा, उसकी डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। ठीक है, पर कोई चीप चीज़ है, चीपर यानी कि सस्ती चीज़ है, तो उसकी डिमांड हो जाएगी इनइलास्टिक, क्योंकि वो तो वैसे ही सस्ती है ऑलरेडी। अब जैसे 1 रुपये की माचिस की डिब्बी आती है, 1 से वो 5 की भी हो जाए तो ऐसा तो नहीं है ना आप उसका कंजम्पशन कम कर दोगे, नहीं, उतनी ही करोगे, ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी डिमांड हो जाएगी इनइलास्टिक। लास्ट आपका आता है टाइम पीरियड, कि हम किसी कमोडिटी को कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम छोटे से टाइम के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी डिमांड हो जाती है इनइलास्टिक। पर अगर हम किसी भी कमोडिटी को लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, तब उसकी डिमांड हो जाती है इलास्टिक, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में आपके टेस्ट, आपकी हैबिट्स, आपके प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाता है। जैसे कि अगर हम स्वेटर्स की बात करें, तो अगर हम एक दिन की लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड लिया ना, तो शॉर्ट पीरियड में मान लो 1 दिन ले लो और लॉन्ग पीरियड में 1 साल ले लो। ठीक है, तो 1 दिन में तो आपकी जो टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट है स्वेटर के लिए, वो चेंज नहीं होगी ना, सर्दियों के टाइम पे वही रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो क्या हो गया, डिमांड इनइलास्टिक हो गई, चेंज नहीं आया। पर 1 साल की बात करें या फिर 6 महीने की बात अगर हम करें, 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स तो एक अच्छा खासा लॉन्ग पीरियड हो गया। तो 6 महीने में तो भाई सर्दी से गर्मी आ जाएंगी, तो क्या होगा, डिमांड चेंज हो जाएगी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब कम हो जाएगी स्वेटर्स की, यानी कि डिमांड में चेंज आया, डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे ही फैक्टर्स खत्म होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को।
और इसी के साथ आपका ख़त्म होता है ये चैप्टर, जिसका हमने प्रॉपर रिवीजन किया है अच्छे से डिटेल में। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन के साथ, अपने डाउट के साथ। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, आप मुझे वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।